गुड इवनिंग भाई, जल्दी से आ जाएं सब लोग। कैसे हैं आप सब? हाँ नवीन भाई, राम राम। सीनू बंसल भी आ गई हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहले आप मुझे बताएंगे आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ गुड इवनिंग बच्चे सबको, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। जल्दी से बताएं आवाज सुन पा रहे, फिर क्लास को शुरू करते हैं। और आप जानते हैं लक्ष्मीकांत पूरा मैं करवाने जा रही हूं, पूरा लक्ष्मीकांत हम लोग पढ़ रहे हैं। कल पहली क्लास हुई थी जिसमें हमने पढ़ा था संविधान निर्माण की सारी प्रक्रियाएं, संविधान सभा कैसे कैसे संविधान बना, पूरा चैप्टर उसमें कंप्लीट किया। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने, आज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में, यानी संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितना आपका लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। नए वाला एडिशन आ चुका, मैंने कल की क्लास में बताया था। हाँ आवाज क्लियर आ रही? ठीक है भाई, 7वां एडिशन आपको ले लेना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आज हम लोग करेंगे प्रियम्बल, जितना लक्ष्मीकांत में दिया हुआ उतना वो प्रस्तावना, और जितने भी क्वेश्चन कहीं भी आए हुए हैं, आईएएस में पूछे गए हैं, पीसीएस में पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये सारी डिटेल हम लोग करने वाले हैं। शुरू करते हैं, आप लोग आंसर करेंगे। जो भी डाउट होगा आप इसमें लिख देंगे कमेंट्स बॉक्स में। और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया, आपको सामने दिख रहा होगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ वगैरह सब वहीं से मिलेंगे आपको। शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, क्या आएगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश के संविधान ने सबसे पहले प्रस्तावना को ऐड किया? उस देश का नाम बताना जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना को जोड़ा गया। वो कौन सा देश था? भारत, जापान, अमेरिका, कनाडा। कौन से देश ने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को, प्रियम्बल को ऐड किया? आंसर करें भाई सारे बच्चे। और ऑप्शन आपके सामने है भारत, जापान, अमेरिका, कनाडा। क्या आंसर आएगा? किसने जोड़ा होगा सबसे पहले? जिस देश का संविधान बना होगा इनमें सबसे पहले किसका बना है भाई? आपका आंसर क्या आएगा? अमेरिका। अमेरिका के संविधान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि भारत के और अमेरिका के संविधान की मोस्टली तुलना की जाती है, बहुत सारी चीजें सेम है बिल्कुल, इसलिए कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में। अमेरिका के संविधान, अमेरिका कहने का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको हम बोलते हैं। हाँ सी आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में हुआ, यानी 1787 में ही वहां पे क्या जोड़ा गया? प्रियम्बल को जोड़ा गया, प्रस्तावना को ऐड किया गया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या है? यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान। आपसे पूछा जाएगा कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो आपका आंसर क्या आएगा? अमेरिका का संविधान। सबसे पहले लिखा जाने वाला जो संविधान है वो अमेरिका का संविधान है, और साथ ही सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं पूरे संविधान में। और अपने संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अब तो 450 से भी ऊपर चले गए हैं, है ना। मुनरो ने क्या कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 400, सिर्फ 4000 टोटल शब्द हैं, क्योंकि अनुच्छेद ही कितने दिए हुए हैं? सिर्फ 7 अनुच्छेद दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। मोहम्मद शरीफ भी आ गए, गुड इवनिंग बच्चे। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। कौन व्यक्ति है वो? अरस्तु, एन.ए. पालकीवाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। किस व्यक्ति ने प्रस्तावना के बारे में खूब पूछेंगे, किसने इसको संविधान की आत्मा कहा, किसने क्या कहा, बहुत सारे स्टेटमेंट, किसने इसको संविधान की कुंजी कहा। 3-4 लोगों के आपको स्टेटमेंट याद करनी है, वो हमेशा क्वेश्चन में आएगा आपके। अच्छा पंडित जी भी आ गए हैं चलिए बताएंगे क्या है, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? एन.ए. पालकीवाला। एन.ए. पालकीवाला बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं अपने भारत के लिए। आपने सुना होगा केशवानंद भारती केस, जितने इंपॉर्टेंट केस हुए हैं सबके वकील यही रहे हैं। मैम ऑप्शन क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन क्लियर दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा क्यों भाई? क्या सभी को नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? सारे बच्चे एक बार बता दे, सबको ही दिखाई नहीं दे रहे सही से, क्योंकि पीपीटी एकदम क्लियर है, दिखाई नहीं दे रहा तो समझ नहीं आ रही बात मुझे। बाकी बताएं भाई, सबको दिखाई दे रहे हैं या सबकी समस्या सेम है? जल्दी से आंसर करें। सी आंसर नहीं आएगा बच्चे, बी आएगा, एन.ए. पालकीवाला। एन.ए. पालकीवाले के बारे में पढ़ लें, आएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये।
एसपी राजा क्या कह रहे हैं भाई, समझ नहीं आया मुझे। प्रस्तावना संविधान के परिचय पत्र को या भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना कहते किसे हैं? मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें पहला एक पेज है, अच्छा जूम करने की बात करें, ठीक है, पहला पेज उसमें दिया हुआ है, मान लीजिए लक्ष्मीकांत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत के पहले पेज पे दिया रहेगा कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं, पूरा एक दे दिया लेखा जोखा। तो संविधान क्या है? भूमिका है किसी भी चीज की, प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, ठीक है। संविधान का इसमें सार दिया होता है, यानी क्या 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 हमें किस तरह का संविधान बनाना है, किस तरह का देश बनाना है, ये सारी बातें इसका सार इसमें दिया होता है। पालकीवाले जी के बारे में आपको जानकारी कर लेनी है कि कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, केशवानंद भारती के वकील भी यही थे, आपने सुना, बहुत इंपॉर्टेंट केस। इसके बारे में अलग से भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारी क्लास हैं भी ऑलरेडी सक्सेस इंडिया के चैनल पे, और अलग से भी इस केस के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपने गोलकनाथ केस सुना होगा, मिनर्वा मिल सुना होगा, ये तीनों भारत के सबसे इंपॉर्टेंट केस में से हैं, और इन सबके जो वकील थे वही थे एन.ए. पालकीवाला, ठीक है। ये 77 से 79 के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट याद रखेंगे, क्या कहा इन्होंने, प्रस्तावना को परिचय पत्र के रूप में बताया है। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या आएगा, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संशोधन के बारे में कई बार आता है, कितनी बार संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन हुआ, कौन कौन से शब्द जोड़े गए, किस प्रधानमंत्री के काल में ऐसा हुआ, किस सन में ऐसा हुआ। पहले आप आंसर करेंगे, फिर ये सारी बातें हम लोग करते हैं। आपको बताना है प्रस्तावना में संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया। आपके आंसर है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। और इसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊंगी, आसानी से आपको याद हो जाएगा। पहले आप आंसर करें भाई, आंसर जरूर किया करें सारे बच्चे, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब लोग शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चों को भी कुछ फायदा हो जाए। जितने आपके पास क्वेश्चन आप पूछते रहा करें साथ साथ में। इंदिरा गांधी 1973, हाँ बिल्कुल सही आंसर किया, वेरी गुड। क्या आएगा आंसर आपका, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। याद रखने का बिल्कुल सही तरीका है, आपको अगर सन याद है 1976 आपको पता है, 1976 का पता होता है, आपको पता होगा कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस की सरकार हटके दूसरी सरकार आई 1977 में, 1977 में। 1977 में अगर आई है तो अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं हो सकते हैं, मोरारजी देसाई भी नहीं हो सकते हैं। इंदिरा गांधी 1984 तक थी, तो राजीव गांधी के बनने का मतलब ही नहीं है तब तक। तो क्या आएगा सवाल आपका, आपका सवाल आंसर आएगा इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1976 में, ठीक है। 42वें संशोधन के द्वारा किया गया। ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए, इसके बारे में कई बार सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कितनी बार संशोधन हुआ, सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितने कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, समाजवाद बाद में जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, अखंडता को बाद में जोड़ा गया 42वें संशोधन से, ठीक है। नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित, कल की क्लास में मैंने पूरा पढ़ा था आपको उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। पूरा मैंने दिया भी है उसका पीपीटी कि उसमें क्या था। जब आप उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना को साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हम प्रस्तावना ही पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा संशोधित करके ले लिया गया है, तो बिल्कुल सही है, उसी पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया, नेहरू जी ने। कब पेश किया, नेहरू जी भी 2 ऑप्शन दिए मिलेंगे, मोतीलाल नेहरू जी और पंडित, आपके मोतीलाल नेहरू जी क्या है, नेहरू जी के पिताजी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। तो उन्होंने नहीं किया बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया, 13 दिसंबर को पेश किया और 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। और यही बाद में जाके थोड़ा संशोधन करके हमारा जो आज की प्रस्तावना है वो बन गया है, ठीक है। यह है भारत के संविधान की प्रस्तावना, और मैं उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद ही होगा, अगर नहीं भी याद तो याद कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। पूरी प्रस्तावना दी गई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, याद रहेगा ना तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपको सारे क्वेश्चन इसी में से है जो एक पेज आप देख पा रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में खूब सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल तत्व, कितने मूल एलिमेंट दिए गए हैं। पूरी जो अभी प्रस्तावना हमने देखी पीछे वाले पेज पे, आपको बताना है इसमें मूल एलिमेंट कितने हैं,
4 5 6 3। पहले आंसर करेंगे, फिर इसको क्वेश्चन को समझाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। आंसर करें भाई, मूल एलिमेंट कितने हैं प्रस्तावना में? अगर प्रस्तावना को आपने एक बार भी देखा होगा तो आप बता पाएंगे। एक बार प्रस्तावना फिर से देख लें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। आंसर आने शुरू हो गए। सी आंसर आप दे रहे हैं, सी मतलब 6 नहीं बचे। आंसर आएगा आपका 4। ये 4 मूल एलिमेंट है। क्या क्वेश्चन कई बार समझ में नहीं आता, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको उठाया है। कई बार आपको आंसर उसका पता होता है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि क्या कहना चाह रहा है। क्या क्या मूल एलिमेंट इसमें है? पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। जब प्रस्तावना शुरू होगी, हम भारत के लोग, यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा संविधान है वो किसने बनाया है, किसके द्वारा बनाया गया है? भारत के लोगों के द्वारा। यानी मूल जो अधिकार है, मूल जो सत्ता है वो किसमें है? हम लोगों में। तो पहला एलिमेंट क्या है कि ये बताता है कि मूल स्रोत कहां से आते हैं। दूसरा, संविधान की प्रकृति कैसी है, हमारा संविधान किस टाइप का है। ये 5 वर्ड सब पहले लाइन में दिए हुए, संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 5 वर्ड हम पढ़ेंगे अभी, आगे क्वेश्चन में आएंगे उसमें बताऊंगा इनके मतलब क्या है। सारे वर्ड के मतलब मैं समझाते चलूंगी। तो ये क्या है कि किस तरह की राज व्यवस्था हमारा देश अपनाएगा। तीसरा क्या दिया गया, संविधान के उद्देश्य क्या हैं, क्या क्या चीजों को प्राप्त करना चाहता है संविधान। ये प्रस्तावना में दिया गया क्या क्या करना चाहता है। न्याय प्राप्त करना, न्याय दिया गया, 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता के बारे में बात की गई है, बंधुता के बारे में बात की गई। इन चीजों को लाना है भारत में, तो ये क्या है, उद्देश्य है। और लास्ट में क्या दिया गया, संविधान लागू होने की तिथि क्या है, ये भी मेंशन की गई है प्रस्तावना में। ये देखेंगे आप, 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया। तो ये 4 क्या है, मूल एलिमेंट हैं। एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसलिए एलिमेंट को अच्छे से कर लेंगे। हाँ सीनू, थैंक यू बच्चे। अगले क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया, इनको याद करना आसान रहेगा। अगर आप सिर्फ वैसे ही पढ़ेंगे तो आपके लिए टफ रहती है चीजें कोई भी। अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे ना तो वो याद भी रहेंगी और आसानी से याद हो जाएंगी। इसलिए मैंने कीवर्ड के रूप में इसको कर दिया है। आप बताएंगे संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, तो इस संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न शब्द का आपको अर्थ बताना है क्या होगा। आंतरिक रूप से किसी और देश पर निर्भर ना होना, बाहरी रूप से किसी और देश पर निर्भर ना होना, आंतरिक और बाहरी दोनों मामले में स्वतंत्र होना, या किसी अन्य देश का गुलाम होना। क्या आएगा आंसर बताएं। संप्रभु या संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, दोनों का एक ही मतलब है। दोनों कोई भी वर्ड दे इसका एक ही मीनिंग होगा। क्या आंसर आएगा, पहले आप आंसर करें। सी आंसर आने शुरू हो गए, बिल्कुल सही है। एक थोड़ी सी बात समझेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न का मतलब क्या है कि कोई ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामलों के लिए, आंतरिक मामले मतलब अगर हम भारत की बात करेंगे, अगर आज की कंडीशन में भारत सरकार को कोई भी डिसीजन लेना है भारत के अंदरूनी मामलों के लिए, तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या है, स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। अगर हम बात करते हैं बाहर की, यानी भारत को किन किन देशों से कैसे संबंध रखने हैं, हमारे रूस के साथ कैसे संबंध होंगे, अमेरिका से कैसे संबंध होंगे, चाइना से कैसे होंगे, ये भी हमें किसी और देश से पूछने की जरूरत नहीं है। हम क्या है, पूरी तरह से आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। तो हमारा देश कैसा देश है, संप्रभु देश है, सोवरेन कंट्री है, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न कंट्री है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947, लेकिन हमारा संविधान कब बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप मुझे आंसर करेंगे इस पीरियड में कौन से में, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पूछ रही हूं मैं आपसे। मैंने आपको डेट लिखी 15 अगस्त 1947, यानी जब देश आपका आजाद हो गया, यहां से लेके 26 जनवरी 1950। आप मुझे आंसर करेंगे क्या इस समय पीरियड में, इस टाइम में क्या हमारा देश संपूर्ण प्रभु संपन्न था, क्या हमारा देश सोवरेन कंट्री था। आंसर करें भाई, यस और नो में आंसर करें, फिर हम बात करेंगे।
क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ रही हूं मैं। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश को आजादी मिली जिस दिन, उस दिन से लेके और 26 जनवरी 1950 के दिन तक क्या भारत एक सोवरेन कंट्री था? क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र था? आंसर करेंगे यस या नो में। आंसर आ जाने चाहिए भाई, यस या नो बताएं, आपको जो भी लग रहा है। आजाद होते ही हमारा देश संप्रभु बन गया या नहीं, तभी मैं समझ पाऊंगी कि आप इसकी डेफिनेशन सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं। बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपको। आईएएस की तैयारी करें तो स्टेटमेंट देके आपसे पूछेंगे, वनडे की तैयारी करें तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन पूछेगा जरूर। सीनू का आंसर आ गया नो। बाकी बच्चे भी बताएं भाई, जब देश आजाद हो गया संप्रभु कैसे नहीं होगा? बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, क्या आएगा? नो आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नो आंसर क्यों सही है? संप्रभु कैसे है कि हम किसी भी तरह से दूसरे लोगों पर, दूसरे देश पर निर्भर नहीं, अभी मैंने बताया, ना बाहरी मामलों के लिए ना आंतरिक मामलों के लिए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो जरूर हो गया, लेकिन हमारे पास अभी तक अपना संविधान नहीं था। हम किसके संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे थे? अंग्रेजों के संविधान के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे थे। 42वें अमेंडमेंट में ऐड हुआ क्या चीज? संप्रभुता तो शुरू से है बच्चे, उसको बाद में ऐड कैसे कर सकते हो? वो तो जरूरी एलिमेंट है बिल्कुल। तो जब तक हमारे संविधान का, अपना देश का अपना संविधान नहीं बना, यानी 26 जनवरी 1950 तक, तो ये वाला जो फेज है इसमें हमारा देश पूरी तरह से संप्रभु देश नहीं था, बल्कि कैसा था? डोमिनियन स्टेटस वाला देश। कुछ रूल हम किसके फॉलो कर रहे थे? अंग्रेजों के। समझ में आ गया आपको? अगर ये पीरियड देके पूछ ले कि क्या इस इस समय अवधि में हमारा देश संप्रभु देश था, तो आपका आंसर क्या आएगा कि ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या आएगा? एक सेकंड भाई। हाँ समझ में आ गया, ठीक है। एक सेकंड भाई, ये थोड़ा टेक्निकल मामला हो रहा है, मैं इसको करती हूँ आगे, शायद स्लाइड हो नहीं पा रही है। हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आप आंसर करेंगे। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, चल नहीं रहा था बोर्ड आपका। भारत में किस तरह का समाजवाद है? आपने अगला वर्ड क्या पढ़ा? संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी। तो आपको समाजवाद के बारे में भी बताएंगे कि समाजवाद है क्या। सबसे पहले आपको बताना कि भारत में समाजवाद जो है वो किस टाइप का समाजवाद है। पहला है साम्यवादी समाजवाद, दूसरा है मार्क्सवादी समाजवाद, तीसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद और चौथा है गांधीवादी समाजवाद। पहले आप मुझे बताएंगे भारत में किस तरह का समाजवाद है। आंसर करेंगे सारे बच्चे। लोकतांत्रिक समाजवाद आने लगा है आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर करें भाई, कैसा समाजवाद है भारत में। प्रस्तावना को समझना बहुत जरूरी, भले आप एग्जाम ना दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए हमारे देश की व्यवस्थाएं किस टाइप से हैं, इनके क्या क्या मतलब हैं। प्रस्तावना को समझ लेंगे तो पूरे आपको संविधान को समझना बड़ा आसान रहेगा। इसी की तो सारी व्याख्याएं हैं पूरी, इसी को तो हम पढ़ेंगे, यही तो विचार हैं पूरे के पूरे संविधान के। तो आप बताएंगे पहले समाजवाद, फिर हम पढ़ेंगे समाजवाद का मतलब क्या है, किस टाइप का समाजवाद है भारत में। जल्दी बताएं भाई। हाँ, कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। अब समाजवाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप का समाजवाद होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आंसर बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक।
एक होगा आपका साम्यवादी समाजवाद, इसी को बोलेंगे हम मार्क्सवाद, और इसी का दूसरा नाम है राज्याश्रित समाजवाद। इसमें क्या होगा, संसाधन जितने भी होंगे देश के, उत्पादन और वितरण के जितने संसाधन होंगे उस पे किसका होगा, राष्ट्र का, सारे राष्ट्र के लिए होंगे, कोई भी निजी नहीं होगा। क्या लिखा है, उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होगा और किसी के पास भी निजी संपत्ति नहीं होगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साम्यवादी समाजवाद। लेकिन अगर बात करें हम भारत की, भारत में आप देखते हैं बहुत सारी चीजें सरकारी होंगी और बहुत सारी चीजें प्राइवेट होगी, बहुत सारी मिली जुली होंगी। तो किस टाइप की होगी, यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, यानी सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। मैम मैंने पंजाब में लेक्चरर का एग्जाम देना है, बट आई कांट एनी कोचिंग क्लासेस पॉलिटिकल साइंस का। कोई बात नहीं बच्चे, मेरा नंबर दिया हुआ है सीनू, आप बात कर लेंगे, बता देंगे कैसे करना है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी और यहां पे सार्वजनिक भी होंगे यानी सरकारी भी होगा और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ काम करेंगे। ये दो स्टेटमेंट आपको जरूर याद करनी है। इंदिरा गांधी जी की एक स्टेटमेंट है हमारे समाजवाद के बारे में। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दी है, हमने हमेशा कहा कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है, पूरे दुनिया से हटकर अलग है। बहुत सारे देशों कैसे हो गए, या तो साम्यवाद की तरफ है यानी ऊपर वाला जो समाजवाद मैंने पढ़ाया, या पूंजीवादी देश है। हमारा देश किस टाइप का है, मिक्स है सारी चीजों का, और जब जरूरत पड़ती तब चेंज होता रहता है। हम अपनी जरूरतों के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यक होगा उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे। सिर्फ राष्ट्रवादी समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है। और एक स्टेटमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट की याद करनी है समाजवाद के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है भारत के समाजवाद के बारे में, लोकतांत्रिक समाजवाद का संकट गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानताओं को समाप्त करना है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। भारतीय समाजवाद क्या है, गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रित रूप है, यानी कुछ चीजें मार्क्सवाद से ली गई हैं और कुछ चीजें कहां से ली गई, गांधीवाद से, लेकिन गांधीवाद का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तीसरा शब्द आपने पढ़ा धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष ये बाद में जोड़े गए हैं 42वें संशोधन से 1976 में। अभी हमने पढ़ा इस बारे में, आपको बताना इसका मीनिंग क्या होगा। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है, सेकुलर स्टेट होने का मीनिंग क्या है। पहला है भारत में अनेक धर्म है, इसका मतलब ये होगा। दूसरा, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। और चौथा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको बताना है धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होगा। हाँ, डी आंसर आ रहे, बिल्कुल सही है। क्या मतलब हुआ इसका, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि वो सारे धर्मों के विकास के लिए काम करेंगे, ठीक है। 3 टाइप के पूरे कंट्री होते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनको हम 3 भागों में बांटेंगे। एक वो राज्य हैं जो धर्म को मानते ही नहीं है, धर्म विरोधी राज्य हैं, जैसे चाइना हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ के राज्य कौन से होंगे, जिनका अपना राज्य धर्म होता है, यानी उनके देश का कोई एक विशेष धर्म होगा। जैसे पाकिस्तान की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे, म्यांमार की बात करेंगे। और तीसरे टाइप के जो स्टेट होते हैं वो होते हैं सेकुलर स्टेट, जैसे भारत है, अमेरिका है। सेकुलर स्टेट क्या होते हैं, ऐसे नहीं कि धर्म का प्रमोट नहीं करेंगे, वो सभी धर्मों के विकास की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक ही धर्म के प्रमोशन की बात कर रहे हैं। उनका अपना कोई धर्म नहीं होता, राजधर्म कुछ भी नहीं है उनका अलग से, बल्कि सारे धर्मों के विकास की बात करते हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं, ये दिए हुए तीनों तरह के स्टेट, और साथ में दिए गए इनके एग्जाम्पल कि ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जो धर्म विरोधी हैं, धर्म को मानती ही नहीं है। ये कंट्री आपके सामने दे, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, क्यूबा, ये सारे क्या हैं, धर्म विरोधी स्टेट हैं, ठीक है। सैद्धांतिक राज्य, हिंदी में मत याद करना, हिंदी इसकी सही नहीं होता, आपको इंग्लिश वाला ही ज्यादा याद कर लेना है। ये क्या होंगे, थियोक्रेटिक स्टेट इनको बोलते हैं, यानी धार्मिक राज्य जिनका एक ही धर्म होता है, उसी धर्म को प्रमोट करते हैं। और इस टाइप के हैं श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। और तीसरे टाइप का मैंने अपना राज्य बताया है, अपना भारत है, जैसे सेकुलर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। आप पढ़ेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य, आपको बताना भारत में किस तरह का लोकतंत्र है।
दो तरह के लोकतंत्र पाए जाते हैं, दो तरह की डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपको बताना है भारत में किस टाइप का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। आंसर करेंगे भारत में किस तरह का लोकतंत्र पाया जाता है। सी आंसर आ रहा है प्रत्यक्ष, और ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये आंसर मैंने, ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है मैंने जानबूझ के डाला है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आपको क्या दिमाग में आएगा, आप चुनाव को साथ में लगा देंगे कि अरे हाँ दो तरह के चुनाव तो होते हैं हमारे पास, एक प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, एक अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष है, बाकी लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हैं, तो दोनों ही होगा। यहां हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आपका आंसर क्या आएगा, भारत में कैसा लोकतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन। हम डायरेक्ट शासन नहीं कर रहे हैं भारत में। आम जनता कैसे शासन करती है, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, अपने एमपी को, एमएलए को चुन के भेजते हैं, और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, वो हमारे लिए करते हैं। हाँ समझ गए आप, बी आंसर आएगा। अगर लोकतंत्र की बात है तो सिर्फ और सिर्फ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और भारत जैसे बड़े देश में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पॉसिबल ही नहीं है। अभी बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या क्या होता है, वहां तो सारी चीजें लोगों के हाथ में है, वो छोटे देश में ही पॉसिबल है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अपने देश में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए चार चीजों का यूज किया जाता है, चार हथियार हैं जिनके थ्रू चलता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कैसे कैसे चलेगा, एक है रिफरेंडम, परिपरीक्षा जिसको बोलते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक रिफरेंडम है, एक है प्लेबिसाइट। रिफरेंडम में क्या किया जाएगा, मान लीजिए कोई कानून बना रहे, अपने देश में अगर कोई कानून बनता है तो हमारे एमपीज, हमारे एमएलए वही पास करेंगे, यानी संसद में अगर कोई है तो सांसदों के द्वारा पास होगा, और अगर कोई राज्य विधानमंडल में है तो एमएलए के द्वारा पास होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि पूरे देश की जनता से पूछा जाए। लेकिन यहां पे जो रिफरेंडम होगा, रिफरेंडम किसकी बात करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, यानी आप स्विट्जरलैंड को समझे कि स्विट्जरलैंड में कैसे कैसे होता होगा। अगर वहां कोई कानून बनाना है तो उस कानून पर वोटिंग करने के लिए लोगों से वोटिंग करवाया जाएगा, आम जनता से। उसको हम क्या बोलते हैं, रिफरेंडम। क्या दिया गया, एक प्रस्तावित कानून को मतदाताओं के उनके प्रत्यक्ष वोट द्वारा निपटान किया जाता है। सिंपल भाषा में समझना है, कोई भी कानून, कोई भी बिल जब आता है तो उसको वोटिंग के लिए पूरी जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सब लोग वोटिंग करेंगे, अगर बहुमत होगा पास हो जाएगा, बहुमत नहीं होगा तो पास नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे रिफरेंडम प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। दूसरा क्या है, पहल। इंसेंटिव क्या है, एक विधि जिसके माध्यम से लोग किसी, इसके वर्ड से आप समझ लेंगे, पहल करना। यानी पहले वाला क्या था, बिल बनाया किसने, वहां की पार्लियामेंट ने, और लोगों के सामने पेश कर दिया कि भाई आप देखो ये ठीक है क्या। अब उल्टा हो रहा है, इसमें पहल में उल्टा होगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, लोग बिल बनाएंगे, लोगों ने कोई ड्राफ्ट तैयार किया और सरकार को पेश करेंगे, भाई हम चाहते हैं कि इस टाइप का बिल बनना चाहिए। ये क्या होगा, आपका इंसेंटिव होगा, पहल होगा। तीसरा तरीका क्या होगा, रिकॉल, वापिस बुलाना। अगर भारत की बात करें, हमने एक बार चुन दिया किसी को, एमपी को, एमएलए को, अगर हम पॉलिटिकल आदमी की बात करते हैं, 5 साल के लिए चुन लिया गया, वो कैसा भी काम करें हमें उनको झेलना ही पड़ेगा। हम उसको हटाने का तरीका एक ही है कि 5 साल के बाद वोट ना करें। लेकिन जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी स्विट्जरलैंड की अगर बात करते हैं, तो अगर कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव, एमपी, एमएलए जो भी वहां पे बोलते हैं, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको वापस बुला सकते हैं, उसको पद से हटा सकते हैं। और ये सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति के लिए नहीं है, यानी एमपी, एमएलए के लिए नहीं है, बल्कि जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए भी है। अगर कोई सरकारी नौकरी में लग गया है और वो जनता के लिए काम सही से नहीं कर रहा है तो उसको वापस बुलाया जा सकता है। इसको बोलेंगे रिकॉल। कितना अच्छी बात है, एक विधि जिसके माध्यम से मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को, दोनों याद रखने हैं, प्रतिनिधि को भी यानी जिसको चुनकर भेजा उनको भी, और जो सरकारी नौकरी में है उनको भी वापस बुला सकते हैं, कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकते हैं जब वह अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन ना कर रहा हो। ठीक है, चौथा आपका है प्लेबिसाइट।
जनमत संग्रह, आपने खूब नाम सुना होगा जनमत संग्रह का। ये मोस्टली क्या होता है, सीमा विवाद को खत्म करने के लिए होता है। ये जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी हो, और कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पे रहने वाले लोगों से पूछा जाएगा, वहां वोटिंग करवाई जाएगी कि आप, मान लीजिए दो देशों के बीच में कोई एक क्षेत्र है, वहां पे रहने वाले लोगों की वोटिंग करवाई जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आप किस देश में शामिल होना चाहते हैं, आपको किस देश में मिलना है। तो ये क्या होता है, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। ठीक है, चारों क्लियर हैं, अच्छे से इसको दोबारा पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता देंगे। चारों को मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। एक है रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होगा, देश में जब भी कोई कानून बनाया जाएगा वो लोगों की राय के लिए, लोगों के वोट के लिए रखा जाएगा। दूसरा होगा पहल, लोग किसी भी बिल को लेके आएंगे और सरकार को बोलेंगे कि इस बिल को आप बनाइए, हम चाहते हैं कि ये वाला कानून हमारे देश में बने। तीसरा होगा रिकॉल, वापस बुलाना। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी सरकारी ऑफिसर अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसका कार्यकाल समाप्ति से पहले लोग वोटिंग करके उसको हटा सकते हैं। और चौथा क्या है, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। किसी भी सीमा विवाद को खत्म करने के लिए या कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दे को करने के लिए लोगों की राय ली जाएगी, उनसे वोटिंग करवाई जाएगी, इसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है लास्ट वाला जो वर्ड है गणराज्य, इसका मतलब क्या है। गणराज्य का क्या अर्थ है। पहला, उत्तराधिकारी के माध्यम से पद प्राप्त होना। दूसरा, राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुना जाना। तीसरा है दूसरे देश का शासन होना। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे गणराज्य यानी गणतंत्र का क्या मतलब है। आंसर करेंगे जल्दी से। गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही आएंगे, फिर से थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, इसलिए एक एक चीजों को क्लियर करके चलना है। एक एक वर्ड का मतलब आपको पता हो। जब आप क्लास के बाद प्रियम्बल को पढ़ें, उस एक पेज को पढ़ें, तो आपको एक एक चीज क्लियर हो कि हाँ इसका मतलब ये है। नहीं समझ में आ रहा तुरंत कमेंट्स में लिख देंगे। ठीक है, क्या पूछा गया है, गणराज्य का अर्थ क्या है, किसको कहेंगे गणराज्य। दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक होता है राजशाही और दूसरा होता है गणराज्य। राजशाही में क्या होगा, जो पद होगा, जो कुर्सी होगी, वो कैसे मिलेगी, वंशानुगत मिलेगी। यानी किसी के अगर पापा राजा रानी है तो उनके बच्चे क्या बनेंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे राजा रानी बनेंगे। दूसरा है गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होगा, जो देश का प्रमुख होगा। जैसे हम भारत की बात करेंगे तो भारत में देश प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति हैं। तो जो राष्ट्रपति होंगे उनको चुना जाएगा। ऐसे नहीं कि वंशानुगत होगा कि पापा है तो मम्मी बने, पापा है तो बेटा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, चुना जाएगा। लेकिन चुनाव के दोनों ही तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट इलेक्शन से या इनडायरेक्ट इलेक्शन से। जैसे अमेरिका की बात करेंगे, वहां राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव से। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। आप हम लोगों ने कभी चुनाव में वोटिंग नहीं की है, उसकी वोटिंग करने वाले कौन होंगे, एमपी एमएलए होंगे। जब राष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में प्रयुक्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपने अभी भी प्रस्तावना देखी थी, उसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपको बताना ये किस देश के संविधान से लिए गए तीनों वर्ड। पहला आपका है रूसी क्रांति, दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा है अमेरिकी क्रांति और चौथा है चीनी क्रांति। आपको बताना किस देश के संविधान से ये 3 वर्ड लिए गए हैं। कौन कौन से 3 वर्ड, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बताएं भाई, जल्दी बताएं, कहां से लिए गए हैं। आपका आंसर क्या आएगा, रूसी क्रांति से। 1917 की जो रशिया की क्रांति थी, वहीं से ये तीनों वर्ड उठा लिए गए हैं, 3 तरह के न्याय। ठीक है, किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मैंने बताया था प्रस्तावना के बारे में कई सारी स्टेटमेंट पूछी जाती है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। किसने कहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताएं भाई, जल्दी से आंसर करेंगे कि किसने कहा है प्रस्तावना को कि ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा है, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। आपने लास्ट कल की क्लास में देखा था, तो ये क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं तीनों।
याद करने के लिए बताया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी हमने पढ़ी थी ना, प्रारूप समिति कल की क्लास में 29 अगस्त 1946 को बनाई जाएगी। और इसके कौन कौन से मेंबर थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष, के एम मुंशी जी भी इनके मेंबर रहे, और सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी इनके अलग से सदस्य थे। तो इनकी स्टेटमेंट है ये, तो आंसर आपका आएगा सी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? अब आपको पता चलेगा कि संविधान की प्रस्तावना में 1976 में क्यों संशोधन हुआ, उससे पहले संशोधन क्यों नहीं हो पाया। इसको याद रखना बिल्कुल आसान रहेगा। पहले क्यों नहीं हुआ और बाद में कैसे पॉसिबल हुआ। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ऐसा कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसमें कहा? बेरुबारी मामला 1960, केशवानंद भारती मामला 1973, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995, गोलकनाथ केस 1967। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? जल्दी आंसर करेंगे भाई। हाँ, ए आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बेरुबारी मामला आया 1960 में, और 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना तो संविधान का भाग है ही नहीं, और जब संविधान का भाग ही नहीं है तो आप उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए संशोधन नहीं होगा। फिर आएगा 73 में मामला, 1973 केशवानंद भारती केस, बहुत फेमस केस, सबसे फेमस केस अपने देश का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णय को बदल दिया और क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जब कोई संविधान का भाग है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो 73 में आपका डिसीजन आया 1973 में, और इसके बाद 3 साल के बाद 1976 में प्रस्तावना में पहला संशोधन किया गया। तो इसलिए याद रखेंगे 73 के बाद ही संशोधन हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता है। ये भी मामला LIC ऑफ इंडिया मामला 1995, ये भी किससे जुड़ा हुआ है? कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रस्तावना से संबंधित नहीं है? तो आपको जो प्रस्तावना से संबंधित वाद है वो तीनों मैंने एक ही लाइन में दे दिए। जो भी आपके ऑप्शन दिए रहेंगे ना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसे नहीं किसी भी ऑप्शन को डाल देना है। तो ये तीनों मामले प्रस्तावना से संबंधित हैं, बेरुबारी मामला, केशवानंद भारती मामला और LIC ऑफ इंडिया मामला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। यह आपसे पूछा गया यूपी PCS मेंस में और यूपी लोअर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? यानी हम बात क्या कर रहे हैं? 1950, 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन कौन से वर्ड थे वो आपको बताना है। पहला दिया गया कि कौन कौन से थे? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी 2 ही वर्ड थे। दूसरा, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी 4 वर्ड थे। कब की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या पूछा है? 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये कितने सारे वर्ड रखे हुए थे? संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और लास्ट है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या आंसर आएगा भाई बताएं? आपको कब बताना है? 1950 का बताना है। 26 जनवरी 1950 की कंडीशन की प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड थे? बिल्कुल सही है, आंसर क्या आएगा? सी। अभी अभी मैंने आपको बताया 42वें संशोधन से 2 वर्ड ऐड किए गए, और वो कौन से वर्ड ऐड किए गए थे? ये वर्ड ऐड किए गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो ये 26 जनवरी 1950 को तो नहीं हो सकते, तो 26 जनवरी 1950 को क्या क्या होंगे? सिर्फ 3 वर्ड होंगे, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर इसी क्वेश्चन को पलट के दे दे, इसी को चेंज कर दें कि वर्तमान की स्थिति क्या है, यानी वर्तमान में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? डी। कौन से शब्द हैं? 5 शब्द हैं, और इनका क्रम भी आपसे पूछा जाता है कि किस क्रम में इनको लिखा गया है। बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इसके क्रम क्या है, तो क्रम क्या होंगे? जैसे ये लिखा हुआ अभी मैंने वही क्रम है। पहले आएगा संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, फिर आएगा समाजवाद, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा लोकतांत्रिक, और उसके बाद आएगा गणराज्य। ये क्रम भी ऐसे ही है सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और ये आपका IAS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। IAS का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है? संविधान के निर्माण का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? आपसे क्या पूछा गया है कि संविधान निर्माता क्या सोचते थे, हमारा किस तरह का देश बनाना है, उनके विचार कहां पर दिखाई देते हैं हमें?
संविधान निर्माताओं के विचार हमें कहां पर दिखाई देते हैं? कहां पर दिखाई देंगे? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, डीपीएसपी में। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, या फिर मूल कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। कहां पर दिखाई देता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? ए, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में पूरा दिखाया गया ना कि कैसे टाइप का देश बनाना है हमें, क्या क्या इसमें राजनीतिक पॉलिसी रहेगी, कैसे कैसे न्याय की व्यवस्था की गई, कैसी स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये सारे विचार कहां पे दिखाई देंगे हमें? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और आईएएस में भी पूछा गया है, इसको रिपीट किया गया। आपको बताना है कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। बस इसी के इर्द गिर्द आपसे पूछा जाए घुमा के। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, कुछ बेसिक चीजें आपको याद हो गई, कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी ही। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको समझना है कंसेप्ट को, और कुछ चीजें जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। तो अगर आपको 3-4 चीजें याद हो गई तो आप आंसर दे पाएंगे। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आपसे। आईएएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 1975 में, सन 1975 में प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द नहीं था? शब्द देखें क्या क्या दिए हुए हैं। बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। कौन सा शब्द नहीं था? तो आपका आंसर क्या आएगा? डी, क्योंकि अखंडता को भी बाद में जोड़ा गया। मैंने बताया आपको 42वें संशोधन से 1976 में 3 वर्ड ऐड किए गए, और वो 3 वर्ड कौन कौन से थे? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आपका आंसर क्या आएगा? डी, 1975 में ये नहीं था। कब जोड़ा जाएगा? 76 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप, क्या आएगा? ये पूछा गया आपका 2019 यूपीपीसीएस में, मेंस का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? आपको बताना संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी संविधान की प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं, अगर वो हमें नहीं मिलती हैं तो क्या हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? किसी भी कोर्ट में हम जा सकते हैं। क्या कोर्ट उनको लागू करवा सकता है? आपको यह बताना उसका लीगल क्या स्टेटस है, प्रस्तावना का लीगल स्टेटस क्या है। पहला है यह लागू किया जा सकता है, यानी जो बातें दी गई वो लागू करनी पड़ेंगी, वो हमें प्राप्त होंगी। यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या इनमें से कोई सही नहीं है। क्या आंसर आएगा प्रस्तावना के बारे में? प्रस्तावना की जब भी बात आएगी तो ये क्या है? गैर न्यायोचित है, यानी इसमें दी गई बातों को लागू करवाने के लिए हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी इसको लागू नहीं किया जा सकता। आपका आंसर क्या आएगा? बी, बिल्कुल सही है। बी आंसर आपका आएगा, लागू नहीं किया जा सकता है, जस्टिसिएबल नहीं है। एमपीपीसीएस 2013 का आपको सवाल पूछा गया है, और सवाल क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया? कितने भी बार कैसे भी पूछ लेंगे, अब आपको याद हो ही गया है। क्या पूछा गया? समाजवादी शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन से ऐड किया गया? तो आपको सीधा सा आंसर है, किससे ऐड किया गया? 42वें संशोधन से। यूपीपीसीएस 2021 और एमपीपीसीएस 2020 में आपसे प्रस्तावना से सवाल पूछा गया है, और सवाल क्या है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? यानी जो 4 वर्ड दिए गए हैं, आज की कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब सवाल पूछा गया उसी दिन की बात कर रहे हैं, या आज की भी बात करेंगे, तो आपको बताना इन 4 में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि हमारी संविधान की प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, या उसको उद्देशिका भी बोलते हैं, उद्देशिका में नहीं है। क्या नहीं है भाई? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। तो तीनों वर्ड तो हमने पढ़े ही हैं। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये तो है ही। क्या नहीं है? संघीय नहीं है। हाँ, डी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्या वर्ड नहीं दिया गया? संघीय वर्ड का प्रयोग पूरी प्रस्तावना में कहीं भी नहीं किया गया है। बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस में पूछा गया 2018 का सवाल आपसे, और सवाल क्या है? संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, यानी संविधान की अगर संविधान की प्रस्तावना देखी होगी तो आप बता ही पाएंगे आसानी से। अगर किसी ने कभी देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है प्रस्तावना, अगर आप छोटी क्लासों में भी पढ़ते होंगे तो हर एनसीईआरटी का पहला पेज प्रस्तावना ही होता है, उसमें लिखा रहता है प्रस्तावना संविधान की। ठीक है, तो किससे होगा? आरंभ किससे होगा? प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, यानी प्रजातांत्रिक शब्द से शुरुआत होती है प्रस्तावना की। जनता के गणतंत्र से शुरुआत होती है।
या जनता के लोकतंत्र से शुरुआत होती है, या हम भारत के लोगों से शुरुआत होती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? डी आंसर आएगा। किससे शुरू हो रहा है? हम भारत के लोग। तो शुरुआत किससे हुई आपकी? हम भारत के लोगों से। अगला क्वेश्चन बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। कहां कहां पूछा गया? यूपी पीसीएस 2008 में, 2018 में, 2006 में, उत्तराखंड पीसीएस 2012 में, एमपी पीसीएस 2013 में, 15 में, 2021 में। सोचे कितना इंपॉर्टेंट है। छोटा सा सवाल है बिल्कुल, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट सही से नहीं पढ़े तो यह भी आपका गलत हो जाना है। क्या पूछा गया? भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा संविधान की आत्मा कहलाता है? इसमें दो तरह की कंफ्यूजन है। आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आपका क्या क्या दे दिया? दोनों ही दे दिए आपके। मूल अधिकार, डीपीएसपी यानी राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना लिख दे, उद्देशिका लिख दे, एक ही बात है। और अनुच्छेद 32। अब इसमें दोनों ही आंसर सही है। आप बताएं क्या आएगा? प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है और अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है घुमाने के लिए, ऐसे ही नहीं इतने बार रिपीट किया गया ये। अगर आपसे पूछ ले, सिंपल नाम नहीं दिया गया है और सीधा पूछ लिया गया कि संविधान की आत्मा निम्नलिखित में से किसे कहा गया है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा सी यानी प्रस्तावना। अगर नाम देके पूछ लिया जाए, नाम देके मतलब किसने, अगर पूछ ले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस भाग को, किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, तो आपका आंसर सी नहीं, फिर क्या आ जाएगा? आपका आंसर डी आ जाएगा। अगर नाम देके पूछ लिया जाए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का, तब आपका क्या आएगा आंसर? आर्टिकल 32। और सिंपल जैसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर आएगा प्रस्तावना। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया सवाल है कि किसने संविधान की प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है? कौन व्यक्ति है? बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना? आंसर करेंगे भाई, क्या आएगा? किसने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है? बी.आर. अंबेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने या मोहम्मद अली जिन्ना जी ने? क्या आंसर आएगा आपका? आंसर आएगा दीनदयाल उपाध्याय, सी। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? अभी हमने पढ़ा, कई बार रिपीट भी किया कि कैसे न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कितने न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और 3 प्रकार में भी पूछ ले कौन कौन से 3 प्रकार, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, तो कहां पूछा गया? यूपी पीसीएस 2016 में। क्या पूछा गया? कितने प्रकार की बात की गई है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी, 3 प्रकार के न्याय की। आईएएस 2013 का सवाल है। प्रस्तावना से खूब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का प्रावधान कहां किया गया है? आपको बताना, इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहां पे की गई है? कहां की गई है? प्रस्तावना में और मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में और डीपीएसपी में, मूल अधिकार और डीपीएसपी में, उपरोक्त में से कहीं नहीं की गई है। बिल्कुल आराम से सोच के बताना। आपको क्या पूछा गया है? आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस की बात भारत के संविधान में कहां पर की गई है? आईएएस ने पूछा तो कुछ तो इसमें होगा ही अलग से। बी आंसर दे रहे हैं आप लोग, प्रस्तावना और डीपीएससी। बिल्कुल सही। प्रस्तावना में तो हमने पढ़ ही लिया तीनों तरह के न्याय, उसमें आर्थिक न्याय था ही। दूसरा कहां पे दिया गया है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। और उसमें एक आर्टिकल आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 39। वो किसकी बात करता है? वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 39 में विशेष रूप से बात की गई है किसकी? आर्थिक न्याय की। समान कार्य के लिए समान वेतन, अवसर की समान, तो बहुत सारी चीजें उसमें की गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना कैसी है? 2020 में आईएएस में सवाल पूछा गया है। बहुत ही शानदार सवाल है। अगर इतनी क्लास को आपने देखा होगा सही से अभी तक के, तो आप इसका आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। पहले समझना कि ये कहना क्या चाहता है। क्या दिया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना, और आगे क्या दे दिया? संविधान का भाग है
परंतु कोई विधि प्रभाव नहीं है। क्या कहते हैं, संविधान का भाग तो है, ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर आज की बात करेंगे, कब कब की बात करें, 2020 में क्वेश्चन आया है और 1973 में ही डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि संविधान का भाग है। तो पहली लाइन तो सही है, लेकिन दूसरी क्या दी है, परंतु कोई विधि प्रभाव नहीं है, लेकिन इसका कोई लीगल कोई इसका मायने नहीं है। दूसरा, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधि प्रभाव भी नहीं, तो दूसरी स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है। संविधान का भाग है, ये तो अपने अभी पढ़ा है। तीसरा, संविधान का भाग है और वैसा ही विधि प्रभाव रखता है जैसा उसका कोई अन्य भाग, यानी क्या कह रहा है, संविधान का भाग भी है, ये ठीक है बिल्कुल, और जैसे दूसरे संविधान के भाग यानी 22 भाग और टोटल मिला के 25 भाग, जैसे उतना इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रस्तावना का इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी बातों को भी अगर लागू नहीं किया जाता तो उसी के बराबर इसको भी महत्व दी जाएगा, यानी हम कोर्ट में जा सकते हैं। तीसरा क्या दिया गया है, संविधान का भाग तो है परंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सबसे पहले तो आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। और क्या कहना चाह रहा है कि संविधान का भाग है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन इसका अलग से कोई विधिक प्रभाव नहीं है। लेकिन क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरे संविधान को प्रस्तावना के साथ मिलाकर ही पढ़ना है, यानी दूसरे भाग के साथ मिलाने से इसका प्रभाव है, अलग से इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो आंसर क्या आएगा आपका, डी आंसर आएगा। क्लियर है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आईएएस में 2007 के एग्जाम में, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन से कथन सही हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन कौन से कथन इसमें सही हैं, आपको बताना इनमें से कौन से कथन गलत हैं। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, समझा देंगे उसको। क्या पूछा गया, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है वो बताना है आपको। हालांकि आईएएस में पूछा गया कौन सा सही है और उसके अलग से दिए गए कूट दिए गए कि कूट की सहायता से बताएं कि सिर्फ एक सही है, एक और दो सही हैं, या चारों सही हैं, या 3 सही हैं। अभी देखते हैं क्या है। पहला क्या दिया, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प प्रस्तावना बना। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने कल की क्लास में भी बताई थी आपको कि जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, उसी का संशोधित रूप क्या है, हमारे देश की वर्तमान प्रस्तावना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि अगर प्रस्तावना लागू नहीं होती है तो हम इसको लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। ये क्या है, गैर न्यायोचित है, जस्टिसिएबल नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, अभी हमने पढ़ा इसका संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन हुआ 1946 में, तो ये क्या है, 1976 में। तो तीसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चौथी स्टेटमेंट देख लेते हैं, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है। यह भी बिल्कुल सही है। अभी आपने पढ़ा था ना, प्रस्तावना का अलग से कोई विधिक इंपोर्टेंस नहीं है, बल्कि अन्य भागों के साथ मिला के पढ़ने से इसका इंपोर्टेंस है। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे करवा दिए हैं। पूरी प्रस्तावना, उसके सारे वर्ड, उन वर्ड का क्या क्या मीनिंग है, जितने भी आए हुए क्वेश्चन थे आईएएस में, पीसीएस में, स्टेट में, एसएससी में, एनडीए सीडीएस में, मेरी कोशिश है कि मैंने सबको कलेक्ट किया है। फिर भी आपके पास कोई भी सैंपल क्वेश्चन है, कहीं से भी आपको गूगल से मिल रहे हैं, आपको यूट्यूब से मिल रहे हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछेंगे। कल की क्लास में फिर हम लक्ष्मीकांत का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे और उसके सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारे उसके फैक्ट पढ़ेंगे, और उससे अलग जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आज तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो, और जितने क्वेश्चन आने की संभावना, जिसको हम एमसीक्यूज बोलते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आए, टेलीग्राम पे भी मैसेज आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। किसी भी तरह की बात, किसी भी तरह का क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप उस पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मन लगा के रिविजन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।